हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में विद्रोही राज्य पढ़ेंगे। विद्रोही राज्य में 4 राज्य आते हैं: मराठा राज्य, अफगान राज्य, सिख राज्य और जाट राज्य। तो आज की वीडियो में मराठा राज्य पढ़ेंगे और अफगान राज्य पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए एक मैप बना देते हैं। मैप की तो देखते हैं, यहाँ था बंगाल, ठीक है, यहाँ था अवध, यहाँ हैदराबाद और यहीं पे था कर्नाटका, ठीक है। तो अब मराठा पढ़ेंगे। मराठा हालांकि बहुत शक्तिशाली राज्य था, फिर भी उसका पतन हो गया। मराठा शक्ति को संगठित करने का काम शिवाजी ने किया था। शिवाजी ने मराठा राज्य की स्थापना सन 1674 ईस्वी में किया था। कितने में किया था? सन 1674 ईस्वी में मराठा राज्य की स्थापना किया था। औरंगजेब को शिवाजी से जीवन पर्यंत संघर्ष चल रहा था। तो औरंगजेब शिवाजी के जीते जीते कभी दक्कन नहीं गया। दक्कन गया तो शिवाजी के मरने के बाद। शिवाजी की मृत्यु सन 1680 ईस्वी में हुआ और फिर औरंगजेब जब 1680 ईस्वी में शिवाजी की डेथ हो जाती है, उसके बाद औरंगजेब सन 1681 ईस्वी में दक्कन जाता है। दक्कन जाकर औरंगजेब गोलकुंडा और बीजापुर को जीतने की प्रयत्न करता है, लेकिन उससे पहले सोचता है कि शिवाजी के उत्तराधिकारी शंभू जी से सहायता प्राप्त करते हैं, लेकिन शंभू जी ने उसको सहायता देने से मना कर दिया। जब वो गया शंभू जी से सहायता प्राप्त करने, तो शंभू जी ने साफ साफ मना कर दिया, हम सहायता नहीं करेंगे। वो औरंगजेब एक स्थल, संगमेश्वर नामक स्थल पर धावा बोलकर शंभू जी को गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार करके उसको यातना देकर मार डाला। यातना मतलब होता है कष्ट, पीड़ा, परजेक्यूट, ठीक है। तो यातना देकर उसको मार दिया तो वो मर गया। तो यातना देकर मारने के बाद परिणाम क्या हुआ कि अब कोई मराठा राजा बचा नहीं। तो मराठा राजा नहीं बचा तो मराठे अब अनकंट्रोल हो गए। तो औरंगजेब ने शंभू जी के बेटा साहू को परिवार समेत कैंप में रखवा देता है। तो सारे मराठे सरदार मिलकर औरंगजेब के विरुद्ध संघर्ष करने लगते हैं। अब औरंगजेब फंस गया। वो समझ नहीं पा रहा था कि सारे मराठे इनके प्रति इतना विकराल रूप धारण कर लेंगे। तो औरंगजेब एक किले को सुबह फतह करता तो शाम तक उसको मराठे स्वतंत्र करवा लेते थे। तो औरंगजेब जब लड़ते लड़ते थक गया तो सोचा कि अब उत्तर की तरफ बढ़ना शुरू किया। तो एक अहमदनगर के पास औरंगाबाद में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। कब होता है मृत्यु? सन 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, डेथ हो जाता है औरंगजेब का। तो औरंगजेब की जब मृत्यु हो जाती है तो सारे मराठे अब जीत चुके। तो जो वो साहू था, साहू के उसके औरंगजेब के उसके उत्तराधिकारी बहादुर शाह ने साहू को स्वतंत्र कर दिया। हालांकि वो अपने स्वार्थ के लिए स्वतंत्र किया था, लेकिन साहू को स्वतंत्र कर दिया तो साहू अब दक्षिण की तरफ एस्टेब्लिश कर गया। तो साहू दक्षिण में जाकर छत्रपति बन गया और ये मराठा बन गया। तो अब जब साहू के मृत्यु हो जाता है, उसका डेथ हो जाता है, तो धीरे धीरे शक्ति पेशवा के हाथ में चला जाता है और पहला पेशवा था बाजीराव ऐसा पेशवा था जो दक्षिण से मराठा शक्ति को लाकर उत्तर में स्थापित किया था। मराठा के उत्तराधिकारी को छत्रपति कहते हैं। क्या कहते हैं? छत्रपति कहते हैं। और उसके प्रधानमंत्री को पेशवा बोलते हैं। तो बाद में साहू छत्रपति नाम मात्र का रह गया और वास्तविक शक्ति पेशवा के हाथ में चल गया, यानी कि प्रधानमंत्री को बोलते थे पेशवा, तो पेशवा के हाथ में चल गया। अब पेशवा ही पावरफुल हो गया, पेशवा ही अब शासक बन गया, राजा बन गया। तो उस समय पेशवा का मुख्यालय था सतारा। क्या था? सतारा था। तो सतारा का महत्व कम हो गया तो उसके जगह पे आ गया पूना। तो पूना आ गया तो पूना ही अब पेशवा का मुख्यालय हो गया। पहले था पेशवा का मुख्यालय सतारा, अब बाद में हो गया पूना। पूना ही पेशवा का मुख्यालय हो गया। तो उसी में फिर आता है बालाजी बाजीराव आकर पेशवा का
मुख्यालय को फिर मराठा राज्य को दक्षिण से लेकर उत्तर में स्थापित करता है। तो उसी में 2 विदेशी आक्रमण होता है। तो पहला विदेशी आक्रमण बता दूं कि उसमें एक पहला विदेशी आक्रमण होता है नादिर शाह का आक्रमण। वो नादिर शाह का आक्रमण सन 1739 ईस्वी में हुआ। कितने में हुआ? 1739 ईस्वी में नादिर शाह का आक्रमण होता है। और कहाँ होता है? पहले ये भारतीय राज्य थे। यहाँ पे देखिए, ये है कंधार, सॉरी ये है काबुल, काबुल है, और यहाँ पे गजनी है, और यहाँ पे कंधार है। ठीक है, तो ये भारतीय सुरक्षा पंक्ति है। ठीक है, यहाँ पर अगर भारतीय का नियंत्रण रहता तो यहाँ पर कभी विदेशी आक्रमण नहीं होता। और चूँकि कंधार जो था वो शाहजहाँ के समय ही निकल चुका, इनके हाथ से निकल चुका था, तो कंधार आ गया था ईरान के हाथों में। ईरान का शासक था नादिर शाह। कौन था? नादिर शाह था। नादिर शाह ईरान का शासक बन गया। तो नादिर शाह ने सन 1739 ईस्वी में कंधार पर आक्रमण करता है। एक्चुअली कंधार ईरानी क्षेत्र था। ठीक है, क्या था? ईरानी क्षेत्र था। तो ईरान ने कंधार पर कब्जा कर लिया था। उसी में नादिर शाह अफगानों को दंडित करने के लिए एक अभियान करना चाहता था। तो उस अभियान में नादिर शाह को यह डर था कि कहीं हम अफगान पर आक्रमण करेंगे तो कहीं ये भगोड़े अफगान कहीं जाकर काबुल में न शरण ले ले, और हम काबुल में नहीं जा सकते क्योंकि वो मुग़ल क्षेत्र है, मुग़ल क्षेत्र में हम नहीं जा सकते। तो वही हुआ, उसको नादिर शाह को यह डर था। तो उसने अपना एक राजदूत भेजा मोहम्मद शाह को, जो कि उस समय वह एक मुग़ल बादशाह था। तो उससे नादिर शाह ने मोहम्मद शाह रंगीला से अनुरोध किया कि देखिए, जब मैं कंधार पर आक्रमण कर रहा हूँगा तब आप काबुल की सुरक्षा को बढ़ा दीजिएगा। जब मैं कंधार पर आक्रमण कर रहा हूँगा तो कहीं ये अफगान कहीं भागकर काबुल में न चले जाए, काबुल में जाकर शरण न ले ले, इसलिए आप काबुल की सुरक्षा को बढ़ा दीजिए ताकि ये लोग अफगान उसमें काबुल में नहीं जाए। तो उस समय मोहम्मद शाह रंगीला ने हामी भी भर दी। हालांकि तो मुग़ल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला वो नाच रंग में मशहूर रहने वाला शासक था, उसको तो याद भी नहीं रहा कि हम क्या बोले हैं। तो जब नादिर शाह ने कंधार पर आक्रमण किया अफगान पर, तो वही हुआ जिसका डर था। अफगान भागकर चले गए काबुल, काबुल में जाकर अफगान शरण ले लिया। तो अब नादिर शाह अत्यंत क्रोधित हुआ और वही बहाना हुआ उसका हिंदुस्तान पर आक्रमण करने का। हालांकि वास्तविक उद्देश्य कुछ और था। वास्तविक उद्देश्य था हिंदुस्तान के धन को लूटना। ठीक है, नादिर शाह का वास्तविक उद्देश्य था हिंदुस्तान के धन को लूटना। मैं एक बड़ा ही दिलचस्प घटना बताती हूँ। तो नादिर शाह का यहाँ आक्रमण हुआ तो नादिर शाह जब सिंधु नदी क्रॉस करके झेलम नदी क्रॉस करके चिनाब नदी क्रॉस करके पंजाब पहुँचा, तब तक कोई मुग़ल सेना नहीं आई। जब नादिर शाह हरियाणा क्रॉस करके करनाल पहुंचा, तब करनाल में मुग़ल सेना सामना करने के लिए आई नादिर शाह का। तो नादिर शाह का सामना करने के लिए मुग़ल सेना आई। तो उसमें नादिर, हालांकि जो हैदराबाद था, हैदराबाद को निजाम उल मुल्क ने स्वतंत्र कर लिया था, उसको अपना राज्य बना लिया था। तो निजाम उल मुल्क जब भी मुग़ल बादशाह को जब भी विपत्ति आती थी, जब भी उसको सहायता की आवश्यकता पड़ती थी, तब भी वह बाकी अमीरों को बुलाता था। तो जब मुग़ल बादशाह को जब युद्ध करना था तो वो अवध से सआदत खान को बुलाया, हरियाणा से निजाम उल मुल्क को बुलाया। तो ये लोग भी गए और नादिर शाह से युद्ध किए। तो उसमें नादिर शाह ने इसको पराजित कर दिया।
तो जब नादिर शाह ने इसको पराजित कर दिया तो फिर मोहम्मद शाह रंगीला को नादिर शाह ने आक्रमण किया मोहम्मद शाह रंगीला पर और उसको गिरफ्तार कर लिया। अब गिरफ्तार कर लिया तो अब मोहम्मद शाह रंगीला को कौन छुड़ाए, मुगल बादशाह को कौन छुड़ाए, उसे नादिर शाह से कौन वार्ता करे, इसका काम दिया गया निजाम उल मुल्क को। हैदराबाद के शासक निजाम उल मुल्क को ये काम दिया गया। तो निजाम उल मुल्क यहाँ से गया। निजाम उल मुल्क बहुत कुशल और कूटनीतिज्ञ था और देखो वो कितना चालाकी से नादिर शाह को मना लेता है और नादिर शाह मान भी जाता है। तो निजाम उल मुल्क ने नादिर शाह से कहा कि देख जहाँपना, आप दिल्ली जाना चाहते हैं ना, दिल्ली में कुछ नहीं है, दिल्ली का खजाना खाली है। दिल्ली जो मुग़ल साम्राज्य चल रहा है वो एक तरह से कर्ज पर चल रहा है। मुग़ल बादशाह व्यवहार में बैंकक्रप्ट हो चुका है, मतलब कि बैंकक्रप्ट मतलब कि वह एक तरह से दिवालिया हो चुका है, उसके पास अब कुछ नहीं है। इसलिए आपको इसी में भलाई है कि आप 50 लाख हर्जाना लेकर और यहाँ से लौट जाइए। तो नादिर शाह मान भी जाता है। तो जब निजाम उल मुल्क उसको कहता है कि आप 50 लाख लेकर लौट जाइए, तो नादिर शाह मान जाता है। तो अभी हम आपको 50 लाख नहीं देंगे, अभी हम आपको 20 लाख रुपया देंगे, और जब आप पंजाब क्रॉस कर जाएंगे तब आपको 10 लाख देंगे, और जब 10 लाख और देंगे जब आप सिंधु नदी क्रॉस कर जाएंगे तब देंगे, और 10 लाख आपको ईरान में भेजवाएंगे। तो नादिर शाह मान जाता है। तो उसके बाद जब हालांकि देखिए कि उस समय जब निजाम उल मुल्क को सफलता मिलती, उस समय देखिए कितना अमीरों में कंपटीशन था, कितनी प्रतिस्पर्धा थी। जब निजाम उल मुल्क को सफलता मिलती तो यह बात शहादत खान को चुभ गया। शहादत खान को चुभ गया, उसे लगा कि अगर ये निजाम उल मुल्क सफल हो गया तो कल को इसको मीर बख्शी का पद मिल जाएगा, काफ़ी वाहवाही होगी इसकी, और हम ऐसे ही रह जाएंगे। इसलिए वो जाकर नादिर शाह के कान में चुपके से कह डाला, देख जहाँपना, आप क्या 50 लाख मान रहे हैं, दिल्ली चलिए, हम आपको कम से कम 20 लाख रुपए दिलवाएंगे। अब नादिर शाह को इतना इनविटेशन मिलना था तो नादिर शाह बड़ी लश्कर के साथ चल गया दिल्ली। दिल्ली गया तो जाकर देखा खजाना खुलवा, तो वास्तव में खजाना खाली था। अब नादिर शाह क्रोधित हुआ शहादत खान पर। अब वो पब्लिकली क्रोधित हुआ तो वो अलग बात है, वो पब्लिकली कह दिया कि देख, अगर आपने जल्दी से जल्दी 20 लाख रुपए का बंदोबस्त करिए, नहीं तो मैं आपका खाल खिंचवा लूँगा। अब ये बात लीक हो गई। इससे भी बड़ी बात यह है कि ये बात लीक हो गई सबके सामने कि दिल्ली में नादिर शाह को बुला कर लाने वाला कोई और नहीं बल्कि शहादत खान था। अब शहादत खान को सबके सामने बड़ी बेइज्जती किया नादिर शाह ने, सबके सामने उसकी इतनी इंसल्टी हुई कि वो बर्दाश्त नहीं कर पाया और आत्महत्या कर लिया। तो वो शहादत खान मर गया। वो यहाँ से नादिर शाह 70 करोड़ रुपए लूट कर ले गया, और जो सिंधु नदी के जो पूरब का भाग था वो भी मुगलों के हाथ से निकल गया। तो मुगल और भी कमज़ोर हो गए। तो ये था मराठा राज्य की कहानी। अब बात करते हैं अफगान राज्य की कहानी। 1748 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली अफगान शासक का युद्ध शुरू हो गया। 1758 से लेकर 1767 ईस्वी तक निरंतर अफगान आक्रमण करता रहता था। तो मुगल साम्राज्य एक तरह से कमज़ोर हो चुका था। तो उसी में दक्षिण में पेशवा बालाजी बाजीराव के समय में मराठा राज्य भी दबाव बना रहा था और इधर अफगान राज्य भी दबाव बना रहा था। उसी में आप देखिएगा कि जो मराठा था उसमें दत्तोजी सिंधिया, रणोजी सिंधिया, रघुनाथ राव, ये सब सरदार सभी गए। तो अनिवार्य है मराठे भी गए और अफगान भी गए, तो दोनों में टकराहट होगा, तो संघर्ष होगा, प्रतिस्पर्धा होगी। हालांकि अहमद शाह अब्दाली कभी अफगानिस्तान में नहीं रहता था, एक विजय करके और फिर अपना लौट जाता था। तो अफगानिस्तान में मराठे पहुंच गए। मराठे अफगानिस्तान में जाकर पहले वह दिल्ली को
दिल्ली पर कब्जा कर लिया, ठीक है। दिल्ली पर कब्जा करके फिर वह पंजाब में गया मराठा। पंजाब में जाकर पंजाब में अहमद शाह अब्दाली का एक गवर्नर रहता था, उसको पंजाब से खदेड़ कर पंजाब पर कब्जा कर लिया। पंजाब पर कब्जा करके और फिर अफसोस यह है कि पानीपत के थर्ड बैटल 14 जनवरी 1761 ईस्वी को 14 जनवरी 1761 ईस्वी को पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ। तो उसमें मराठे के साथ कोई हिंदू राज्य खड़ा नहीं हुआ, कोई हिंदू खड़ा नहीं हुआ, वो अकेला पड़ गया मराठा। तो अहमद शाह अब्दाली उसको पराजित कर दिया। हालांकि क्यों अकेला पड़ा, क्योंकि मराठा इतना टैक्स लेता था बाकी राज्यों से कि बाकी राज्य उससे खफा थे, इसलिए उसका कोई साथ नहीं दिया। तो पानीपत के थर्ड बैटल में मैं आपको बताऊंगी मध्यकालीन भारत में कि मराठा राज्य के समय आपने शायद नाम सुना होगा चौथ और सरदेश मुखी, तो ये बताऊंगी। चौथ में क्या था कि जिस राज्य में मराठे जीतते थे उसको कहते थे कि तुम अपना 1/4 राजस्व हमें दो चौथ के रूप में। और सरदेश मुखी क्या था कि उसमें 10% सरदेश मुखी के रूप में मराठे ले लेते थे। तो इस तरह से मराठे जो जीतते थे तो उसमें से 25% चौथ और 10% सरदेश मुखी के रूप में उसको मिल जाता था। तो इस तरह से आपको सूचना मिलती होगी। तो मराठे जब उत्तर भारत में पानीपत के थर्ड बैटल हुआ 14 जनवरी 1761 ईस्वी को, तो ये डिसाइडिव बैटल था। इसमें मराठे हार गया। तो हारने के बाद जब मराठे हार गया तो पेशवा जो था बालाजी बाजीराव, वो 6 महीने के बाद वो मर जाता है। तो मरने के बाद अब मराठा एक तरह से कमज़ोर हो गया, अब वो पॉजिटिव फोर्स नहीं रह गया, अब कन्फेसिव फोर्स बन चुका था। तो इस तरह से आप देखेंगे तो उसी में था कि पूना का पेशवा, इंदौर के होलकर, यहाँ पे देखिए पूना का पेशवा, इंदौर का होलकर, नागपुर के भोसले, ग्वालियर के सिंधिया और बड़ौदा के गायकवाड़। तो 5 मराठा परिसंघ बन चुके थे और ये मुगल साम्राज्य से स्वतंत्र हो गए, ये पांचों के पांचों। तो फिर से मैं रिपीट करती हूँ, पूना के पेशवा, इंदौर के होलकर, नागपुर के भोसले, ग्वालियर के सिंधिया और बड़ौदा के गायकवाड़, ये 5 मुगल साम्राज्य से स्वतंत्र हो गए। तो आज के लिए इतना ही। इसके अगले वीडियो में आपको जाट राज्य और सिख राज्य पढ़ेंगे। और अभी भी आपको कहीं भी किसी भी प्रकार के कोई भी दिक्कत है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपना डाउट पूछ सकते हैं।